हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अब आगे। उसकी बात सुनकर शेरा सोफे पर बैठकर और गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अंबिका को बदनाम करके ही उससे हरा सकते हो, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी है कि रुद्रांश अग्निवंशी की गर्लफ्रेंड आ चुकी है और लोग उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने मीडिया वालों के सामने ये कह दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी शादीशुदा है और रुद्रांश ने एक शादीशुदा लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, तो चारों तरफ हंगामा फैल जाएगा। फिर रुद्रांश की रेपुटेशन तो तार तार होगी ही, उसके साथ अंबिका भी बर्बाद होगी। और तो और तुम्हारे पास पूरा राइट रहेगा ये कहने के लिए कि अंबिका ने जानबूझकर उसके घर को छोड़ा था और अब जमीन जायदाद में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब अमितेश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और उसने कहा, मुझे पहले ही ये बात समझ क्यों नहीं आई। इसी के साथ उसने अपना फोन उठाया और डायरेक्ट किसी के पास कॉल डायल कर दिया। इधर शेरा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। अंबिका को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर रुद्रांश कहना क्या चाहता था। वो तो बस शॉक होकर रुद्रांश को ही देखते रह गई। तभी रुद्रांश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत ज्यादा शॉक होगी, लेकिन मैं अब तुमसे सच कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वो भी असलियत में। पूरी दुनिया वालों के सामने मैं तुम्हें खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी भी चीज के लिए रोकूंगा नहीं। तुम जहां मर्जी चाहे वहां आ जा सकती हो, जो मर्जी चाहे वो कर सकती हो, लेकिन तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो। सी। ये सुनते ही दूसरे ही पल अंबिका ने गुस्से से रुद्रांश को दूर धक्का दिया और बोली, आखिर मिस्टर रुद्रांश आप करना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है आप मुझसे ऐसी बातें करेंगी तो मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? मैं वो पल नहीं भूल सकती जब आप शादी तोड़कर मुझसे दूर गए थे और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। शायद ये जो गर्लफ्रेंड बनने वाला नाटक था उसे अपने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ नाटक किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में आपके लिए थोड़े सा भी इमोशंस नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये कहकर वो गुस्से से विंडो से बाहर देखने लगे। और वही जब रुद्रांश ने उसकी 5 साल पुरानी बात सुनी तो गुस्से से उसकी कलाई को पकड़कर बोला, तुम बार बार वही बातें बीच में क्यों लाती हो? जब मैं तुमसे कह दिया था कि उस वक्त मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी और मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इन सब चीजों से, क्योंकि जबरदस्ती मेरी शादी करवाई जा रही थी, तो तुम्हें समझ नहीं आता। ये सुनकर अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, तो इन सब में मैं क्या करूं? क्या मैं अब आपको एक्सेप्ट करके अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? क्या मैं उस पल को भूल जाऊं जिस पल मुझे वो सब कुछ तकलीफ में मिला था? ये सुनकर रुद्रांश एक पल के लिए अब खामोश हो गया। लेकिन तभी अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे पता है आप इस वक्त मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आप भूल जाए और यही में आपकी भलाई है, क्योंकि मैं अब वैसी लड़की नहीं रह गई जो शादी करे या फिर किसी को बॉयफ्रेंड बनाए। मेरी जिंदगी बहुत अलग है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से स्टेबल कर लिया है। मेरी जिंदगी अब सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमेगी और वो है खुद मेरा बेटा, जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए और वो इंसान मिल जाए जिसे मेरे साथ ये सब कुछ किया था, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये सब कहते हुए उसका गला भर आया था, पर सब बहुत ज्यादा फर्स्ट डेट महसूस कर रही थी। तो वही अब रुद्रांश ने उसे कुछ पल तक देखा तो आखिर उसने गहरी सांस लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते करते हुए बोला,
ओके, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती कर ली है, बट अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो और आई प्रॉमिस मैं अब तभी तुम्हारे करीब आऊंगा जब तुम खुद मुझे परमिशन दोगी। रुद्रांश की ये बात सुनकर अब अंबिका ने अपना सर हिला दिया और फिर रुद्रांश उसे मुस्कुराते हुए कुछ पल तक देखता रहा और फिर बोला, वैसे तुम एक्टिंग इतनी लाजवाब करती हो कि मुझे उसे रियलिटी समझाना पड़ा। तुम उस वक्त जब उस लड़की से ऐसी बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम सच में मेरे लिए पजेसिव हो रही हो। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका के भाव बदल गए। उसने फिर से गुस्से से कहा, मिस्टर रुद्रांश आप वापस से पुरानी बातें करने लगे। ये सुनकर रुद्रांश ने कहा, ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं कर रहा पुरानी बात। जिसके बाद फिर उसने अपना फोन ऑन किया और अपने फोन में कुछ करने लगा। इधर अंबिका रुद्रांश को कुछ पल तक देखते रही और फिर वापस से अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमाकर मन में बोली, मिस्टर रुद्रांश मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं चाह कर भी आपको माफ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं आपके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में कार पैलेस के बाहर रुकी तो रुद्रांश ने एक नजर अंबिका को देखा। अंबिका कार में ही सो गई थी। उसे इस तरह सोते देख रुद्रांश आगे बढ़ा और उसने उसे गोद में उठा लिया। रुद्रांश की गोद में आते ही अंबिका उसके सीने से चिपक गई। ये देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो उसे लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। इधर अंदर हॉल में शनाया और शालिनी दोनों ही बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे उनकी नजर गेट की तरफ गई, गेट का नजारा देखकर वो दोनों हैरान हो गए। तभी शनाया ने गुस्से के साथ कहा, रुद्रांश ये लड़की तुम्हारी बाहों में क्या कर रही है। उनके गुस्से से चिल्लाने की वजह से अंबिका हल्के से कसमसाने लगी, जिसे देखकर रुद्रांश ने दांत पीसते हुए कहा, मॉम क्या आप अपनी आवाज थोड़ा नीचे करेंगे। आपकी वजह से ये अभी जाग जाएगी और अगर ये जग गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अंबिका को लेकर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वही उसकी ये सारी बातें सुनकर तो शनाया बिल्कुल शॉक हो गई। तभी शालिनी ने कहा, आखिर ये लड़का कहना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके जवाब में सनाया ने कहा, आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। ये जो हुआ है ना, ये सारी गलती आपकी है। मुझे तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है अभी के अभी मैं जाऊं और इस लड़की को अपने बेटे से दूर कर दूं। ये सुनकर अब शालिनी जी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन उन्होंने फिर गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है कि शायद उन दोनों के बीच नजदीकियों आनी शुरू हो गई है। ये सुनकर शनाया ने गुस्से के साथ कहा, ये आप क्या कह रही है। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैं नहीं चाहती कि उस लड़की की नजदीकी मेरे बेटे के साथ आए, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो लड़की मेरे बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। सी ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए शालिनी ने कहा, देखो शनाया, हम होने को टाल नहीं सकते। अगर अंबिका हमारे रुद्रांश की जिंदगी में होगी तो वो जरूर आएगी और हम इसे चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो चल रहा है उसे चलने दो और ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि अंबिका ही अनिरुद्ध का इलाज कर रही है और अगर रुद्रांश उसके करीब जाएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली गई। इधर शनाया ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, इतनी आसानी से तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपना फोन निकाला और किसी के पास कॉल डायल कर दी। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश अंबिका को लेकर कमरे में आया। उसने अंबिका को बेड पर सुलाया तो अंबिका बेड पर इधर से उधर कसमसाने, जिसे देखकर रुद्रांश मुस्कुराया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम बहुत बचपना करती हो, खास करने जब तुम नींद में होती हो और मुझे तुम्हारी ये क्यूटनेस बहुत पसंद है। ये कहकर वो नीचे झुका और उसके माथे पर किस किया। उसको किस करने के बाद उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैं तुम जैसी लड़की को छोड़कर जा रहा हूँ, पर अगर कभी मुझे वो पल वापस मिलेगा तो मैं उसी पल में वापस आकर तुमसे शादी करूंगा।
तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाऊंगा, तुम्हें वापस से पाने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है एक दिन मैं ऐसा जरूर करूंगा और तुम भी मेरी जरूर होगी। ये कहकर वो मुस्कुराया और वहां से फिर बाहर निकल गया। अगली सुबह अंबिका इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अचानक से उसका फोन बजा। कॉल रिंग होने की आवाज को सुनकर उसकी आंखें खुल गई। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली, चिढ़कर बोली, कम से कम वीकेंड के दिन तो मुझे अच्छे से सोने दिया करें। कितने मुश्किल से तो मुझे नींद आती है। ये कहते हुए उसने कॉल बिना देखे ही पिक किया तो उधर से किसी की तेज आवाज आएगी, अंबिका क्या तुमने न्यूज देखी? न्यूज का नाम सुनते ही अंबिका की आंखें एक पल के लिए खुल गई। उसने कॉल पर नाम देखा तो साक्षी का कॉल था। साक्षी के कॉल को देखकर अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, साक्षी तुम किस न्यूज की बात कर रही हो? इसके जवाब में साक्षी ने कहा, सबसे पहले तो तुम अपने इंटरनेट पर आज की न्यूज देखो। बहुत सारी न्यूज वायरल हो चुकी है और वो सारी की सारी तुमसे जुड़ी हुई है। ये सुनते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, व्हाट, ये तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में साक्षी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम एक बार इंटरनेट ऑन तो करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये सुनकर अब अंबिका ने जल्दबाजी के साथ उसके फोन को स्पीकर पर डाल दिया और जल्दी से नेट ऑन करने लगी और वो इंटरनेट पर गई। उसने जैसे ही वहां पॉपअप हो रहे न्यूज को देखा, वो एकदम से शॉक हो गई और शॉक होकर बोली, क्या ये सब क्या है? और ये सारी न्यूज इंटरनेट पर कैसे आई? इसके बारे में तो किसी को नहीं पता था ना। ये कहते हुए अंबिका के हाथ कांपने लगे। फिर तभी उधर से साक्षी की आवाज आई, अंबिका ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहली न्यूज तो तुम्हारे और बॉस के अफेयर की थी, वो तो मैंने किसी तरह डाइजेस्ट कर ली, लेकिन अब ये ऐसी न्यूज आई है जिसे मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इसमें जो लिखा है वो मेरी सोच से आगे है। क्या सच में तुम अभी भी शादीशुदा हो? ये सुनते ही अंबिका की आंखों के सामने जैसे उसका पूरा अतिथि आ गया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत घबरा कर बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी की न्यूज ऐसे इंटरनेट पर वायरल नहीं हो सकती, और तो और इसमें मेरी और शेरा की साथ में फोटोज भी है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस अतीत से कितने मुश्किल से बाहर निकली थी और अब फिर से मैं इस अतीत में नहीं जा सकती, ये गलत है। ये बहुत ज्यादा गलत है। ये कहकर वो तुरंत फोन को वही बेड पर छोड़कर अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए रुद्रांश के कमरे की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ रुद्रांश ही है जो उसे संभाल सकता है। वो जैसे ही रुद्रांश के कमरे में पहुंची, रुद्रांश इस वक्त वॉशरूम से शॉवर लेकर निकला था। वो एक टॉवल में था, उसके बाल गीले थे, उसके बॉडी से अभी भी पानी टपक रहा था। लेकिन अंबिका जैसे ही कमरे में पहुंची तो रुद्रांश को देखते ही वो तुरंत रुद्रांश के सीने से लग गई और सिसकते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मिस्टर रुद्रांश मेरा साथ दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे ऐसे रोते देखकर दूसरे ही पल रुद्रांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो? इसके जवाब में रोते हुए अंबिका ने कहा, मेरी शादी की न्यूज को इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया है और मुझे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एक लड़के फंसाने वाली औरत हूँ, जो सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती है, जबकि मेरी शादी हो गई है। तब भी मैं अमीर लड़कों को अपने काबू में करने की कोशिश करती रहती हूँ, और भी बहुत कुछ अश्लील बातें मुझे बोली जा रही है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे इन सब से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरे डॉक्टर के इमेज पर सवाल उठाए जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर का लाइसेंस कैसे मिल गया। अगर मेरे प्रोफेशन पर बात आएगी तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ये कहकर वो रोने लगी। वही जैसे ही रुद्रांश ने ये सारी बातें सुनी, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसने किया ये सब कुछ?
क्या तुमने कल किसी से कुछ बात की थी? या फिर तुमने अपने अतीत के बारे में मेरे अलावा किसी और से कुछ बताया था? ये सुनते अंबिका ने अपना सरना में हिलाकर कहा, नहीं मिस्टर रुद्रांश, मैं आपके अलावा और किसी को भी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि साक्षी मेरी दोस्त, मैंने उससे भी कुछ नहीं बताया था। मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे हुआ, पर इससे मेरी जॉब पर बात आ सकती है। मुझसे मेरा काम छीना जा सकता है, प्लीज मिस्टर रुद्रांश कुछ कीजिए। ये कहकर वो फिर से रोने लगी तो वही रुद्रांश अब बेहद गुस्से के साथ अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लिया। एपिसोड 62, नजदीकियां बढ़ रही है। अब आगे। इसके जवाब में रोते हुए अंबिका ने कहा, मेरी शादी की न्यूज को इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया है और मुझे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं एक लड़के फंसाने वाली औरत हूँ, जो सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती है, जबकि मेरी शादी हो गई है। तब भी मैं अमीर लड़कों को अपने काबू में करने की कोशिश करती रहती हूँ और भी बहुत कुछ अश्लील बातें मुझे बोली जा रही है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे इन सब से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरे डॉक्टर के इमेज पर सवाल उठाए जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर का लाइसेंस कैसे मिल गया। अगर मेरे प्रोफेशन पर बात आएगी तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ये कहकर वो रोने लगी। वही जैसे ही रुद्रांश ने ये सारी बातें सुनी, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसने किया ये सब कुछ? क्या तुमने कल किसी से कुछ बात की थी? या फिर तुमने अपने अतीत के बारे में मेरे अलावा किसी और से कुछ बताया था? ये सुनते अंबिका ने अपना सरना में हिलाकर कहा, नहीं मिस्टर रुद्रांश, मैं आपके अलावा और किसी को भी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि साक्षी मेरी दोस्त, मैंने उससे भी कुछ नहीं बताया था। मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे हुआ, पर इससे मेरी जॉब पर बात आ सकती है। मुझसे मेरा काम छीना जा सकता है, प्लीज मिस्टर रुद्रांश कुछ कीजिए। ये कहकर वो फिर से रोने लगी तो वही रुद्रांश अब बेहद गुस्से के साथ अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लिया। तभी अंबिका ने फिर से रोते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है मेरे सौतेले भाई ने किया है, क्योंकि कल जब पार्टी में वो मुझे गुस्से के साथ देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसलिए मुझे यकीन है कि जरूरी है उसी ने किया होगा। ये सुनते ही रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अगर ये उस इंसान ने किया है तब वो आज ही बर्बाद होगा और आज उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर रोज सीधे क्लोजेट की तरफ चला गया। इधर अंबिका अपने आंसू को साफ करके गुस्से के साथ बोली, अमितेश भाई, आपको तो मुझे भाई कहना ही नहीं चाहिए। आप एक भाई के नाम पर कलंक है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। आप जैसा घटिया इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। आपने सारी हदें पार कर दी। आपको क्या लगता है आप मेरे साथ ऐसा करेंगे और मैं बस देखती रह जाऊंगी? नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको खुद सबक सिखाऊंगी। और आपको क्या लगता है आप मेरे शादी की बात को इंटरनेट और मीडिया पर फैलाकर मुझे बदनाम कर देंगी तो मैं हार मान जाऊंगी और दिल में दबाकर बैठ जाऊंगी? नहीं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपसे डर कर बैठ जाए, बल्कि मैं तो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपका सामना करूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से अपने आंसू को साफ की। फिर तभी रुद्रांश ब्लैक शर्ट और पेंट में बाहर आया और वहां से बाहर जाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सिचुएशन खुद हैंडल करूंगा। लेकिन ये सुनकर अंबिका ने कहा, नहीं मिस्टर रुद्रांश, आपको सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें आपका साथ दूंगी। ये सुनकर रुद्रांश ने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे सिर्फ मैं ही हैंडल करूंगा। वो मेरा दुश्मन है। मैंने उसके साथ प्रोजेक्ट किया था और जो इंसान ऐसी घटिया हरकतें करे उसके साथ मैं ना तो प्रोजेक्ट कर सकता हूँ और ना ही उसे सुकून से जीने दे सकता हूँ, इसलिए तुम घर पर रहो, बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी न्यूज मिलेगी। ये कहकर रुद्रांश वहां से चला गया। वही अंबिका ये सारी बातें सुनती रह गई। इधर नीचे हॉल में शनाया और शालिनी दोनों ही टीवी देख रहे थे।
तभी शनाया ने न्यूज लगाया, लेकिन न्यूज लगाते ही वहां पर जो न्यूज आई उसे देखते ही शालिनी और शनाया दोनों ही शॉक्ड हो गए। तभी शनाया ने कहा, ये सब क्या है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी शालिनी भी हैरानी के साथ न्यूज देखते हुए बोली, पर उसके भाई ने तो कहा था कि उसने उसे एब्रॉड भेज दिया था पढ़ाई के लिए, तो फिर ये 5 साल पहले उसकी शादी कैसे हो सकती है, वो भी ऐसे इंसान से। ये इंसान तो मुझे चेहरे से ही गुंडा दिखाई दे रहा है। ये कहते हुए वो अंबिका की तस्वीर को शेरा के साथ देखने लगी, जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, और वहां पर साफ साफ बताया जा रहा था कि जोशी खानदान की इकलौती बेटी अंबिका जोशी की शादी 5 साल पहले ही शेरा कुलकर्णी से हो चुकी थी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने अग्निवंशी खानदान के इकलौते वारिस रुद्रांश अग्निवंशी के साथ अफेयर किया, और अब वो पब्लिकली उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड बनकर घूम रही है। इस तरह की लड़कियों को क्या कहा जाना चाहिए? ये लड़कियां लड़की के नाम पर धब्बा है, कलंक है। इसी के साथ वहां पर बहुत सारी अजीब अजीब बातें भी कही जा रही थी। जैसे ही सबने रुद्रांश की गर्लफ्रेंड का जिक्र सुना, सब शॉक हो गए। रमा भी ये सब कुछ जो देख रही थी, उन्होंने भी हैरानी के साथ कहा, क्या अंबिका सर की गर्लफ्रेंड बन चुकी है? ये सुनते ही शनाया गुस्से के साथ टेबल को लात मारते हुए बोली, मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की की इरादे पर, और अब देखो इसने मेरा शक यकीन में बदल दिया। मैंने तो पहले कहा था इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है, और एक शादीशुदा लड़की की शादी मैं अपने बेटे से हरगिज नहीं करवाऊंगी। ये सुनकर उसे शांत करते हुए शालिनी ने कहा, शनाया पहले तुम शांत हो जाओ, देखो मुझे पता है कि इस वक्त बात हाथ से निकल गई है, लेकिन शायद अगर हम अंबिका से बात करेंगे तो हमें कुछ समझ आए। ये सुनकर शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, अभी और क्या बात करनी है आपको उससे? आपने देखा नहीं वो अभी भी शादीशुदा है, और उसका पति उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, और वो लड़की हमारे घर में छुपकर बैठी हुई है, और अब हमारे बेटी की गर्लफ्रेंड भी बन गई है। मुझे तो अब उससे नफरत होने लगी है। मैं अभी के अभी उसे घर से बाहर निकलूंगी। ये कहकर सनाया गुस्से के साथ सीधे अंबिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं रमा और शालिनी ये देखकर हैरान हो गए। वो दोनों भी तुरंत दौड़ते हुए उसकी तरफ जाते हुए बोले, रुको सुनाया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, भूलो मत वो अभी भी अनिरुद्ध की डॉक्टर है, और जब तक रुद्रांश खुद उसे बाहर नहीं निकाल देता तब तक तुम उसे चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ये सुनकर गुस्से के साथ सनाया ने कहा, वो एक शादीशुदा लड़की है। शादीशुदा लड़की के साथ मैं अपनी बेटी की वापस से शादी नहीं करवा सकती, इसलिए उसे बाहर जाना ही होगा, आप मुझे नहीं रोक सकती। ये कहकर वो फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी राम ने घबरा कर कहा, मैडम प्लीज रुक जाए, आपको शायद नहीं पता पर उनके साथ अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही दर्दनाक है, इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये न्यूज़ वाले तो कुछ भी दिखाते रहते हैं, उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। अगर आप उन्हें करीब से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुनकर शनाया गुस्से के साथ कहा, तो अब एक नौकरानी मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सुनते ही रमा आप बिल्कुल खामोश हो गई। लेकिन तभी शालिनी ने गुस्से से शनाया को डांटते हुए कहा, बस करो सनाया, तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। जब मैं कह रही हूँ कि अभी के लिए हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, और तो और भूलो मत वो अभी भी अनिरुद्ध की डॉक्टर है। हम चाह कर भी उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए चुपचाप अब चलो यहाँ से। ये कहकर वो जबरदस्ती उसे लेकर वहां से चली गई। इधर रमा जो ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी, वो अब सीधे अंबिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ जोशी विला में इस वक्त अमितेश और शेरा दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। उनके हाथों में शराब की बोतल थी और वो शराब पीते हुए एक दूसरे को देखकर ही हंसी जा रहे थे। तभी अमितेश ने कहा, आज तो वाकई एक तरह से हमें एक जीत हासिल हुई है। हमने आज उस इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है जो कल पार्टी में कुछ ज्यादा ही उछल रही थी। ये सुनकर शेरा ने भी हंसते हुए कहा,
मैंने कहा था ना, अगर एक बार ये न्यूज़ इंटरनेट पर जाएगी तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि सभी अभी तक उसे उस नजरिए से देखते जब वो रुद्रांश अग्निवंशी की गर्लफ्रेंड होती, लेकिन अब सब उसे इस नजरिए से देखेंगे कि वो एक ऐसे इंसान की बीवी है जिसका पता किसी को नहीं है। इस तरह से हम अब उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और इसी तरह से हम उसे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ब्लैकमेल का नाम सुनकर अमितेश ने नासमझी में कहा, कैसे हम उसे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए शेरा ने कहा, अभी फिलहाल के लिए जो जीत हमें हासिल हुई है उसका मजा उठाते हैं। जब ब्लैकमेलिंग की बात आएगी तो वो भी करेंगे। ये सुनकर अमितेश भी शराब पीने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। अमितेश इतना ज्यादा नशे में डूब गया था कि उसने फोन को इग्नोर कर दिया, लेकिन फोन वापस से बजने लगा। शेरा जो उसके कॉल को देख रहा था, उसने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? इसके जवाब में अमितेश ने नशे की हालत में कहा, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे सिर्फ खुशी के साथ ही पल जीने दो। ये सुनकर आखिर में शेरा ने फोन उठाया और कॉल पर जैसे ही उसने नाम देखा उसके भाव बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, ये रुद्रांश अग्निवंशी तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? जैसे ही अमितेश ने रुद्रांश का नाम सुना, अचानक से जैसे उसका सारा नशा ही उतर गया हो और वो दूसरे ही पल बोला, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उसका कॉल आ रहा है? इसके जवाब में अपना सर हिलाते शेरा ने कहा, हाँ, उसी का कॉल आ रहा है। ये सुनकर अब अमितेश जल्दी से खुद को संभाला और फोन लेते हुए बोला, ये इंसान मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कहीं इस तीन शक तो नहीं हो गया कि ये सब कुछ मैंने करवाया है? लेकिन मैंने मीडिया वालों को अच्छी खासी पैसे खिलाए थे, वो चाहकर आकर भी मेरा नाम नहीं बता सकते। इसके जवाब में शेरा ने कहा, तुम शायद बेवजह परेशान हो रहे हो, क्या पता ऐसी चीज है ना हो और वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा हो। ये सुनकर अमितेश ने अपना सर हिलाया और बोला, ऐसा ही हो तभी ज्यादा सही है, वरना तो मैं इसके हाथों ही बर्बाद हो जाऊंगा। ये सब सुनकर शेरा ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, अभी तुम बर्बाद नहीं होंगे। इसके बाद आखिर में अमितेश ने कॉल पिक किया। कॉल पिक करके उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर रुद्रांश, इतनी सुबह सुबह कॉल किया आपने? क्या प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोई बात करनी है? तभी उधर से रुद्रांश की गुस्से भरी आवाज आई, प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम तब बात करेंगे जब प्रोजेक्ट हमारे पास होगा। उसी प्रोजेक्ट को मैंने किसी और को दे दिया है और अब तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए अपनी कंपनी को बेचने की तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम बर्बाद होने वाले हो। जैसे ही रुद्रांश ने ये शब्द बोले, अमितेश के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर जब शेरा ने उसे ऐसे बिहेव करते देखा तो उसने उसे संभालते हुए कहा, क्या हुआ अमितेश, तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे बेवकूफ हो जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी अमितेश ने हकलाते हुए कहा, उसने कहा कि वो मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीन चुका है और अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये सुनते ही शेरा के भी भाव बदल गए और वो गुस्से के साथ बोला, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो प्रोजेक्ट तो तुम्हारा था ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुमने उस पर अपने आधे से ज्यादा पैसे लगाए थे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बार फिर से उस इंसान से बात करो, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से गया तो तुम्हारी कंपनी भी चली जाएगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए तुमने अपनी कंपनी भी दांव पर लगा दी थी। ये सब सुनकर अमितेश जैसे पागल हो गया हो। वो तुरंत घबरा कर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से नहीं जा सकता। मैं इसे कभी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, मैं इसे वापस जरूर लूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये कहकर वो तुरंत वापस अपना फोन उठाया और रुद्रांश के पास कॉल डायल करने लगा। लेकिन अब रुद्रांश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखते ही अमितेश का पूरा दिमाग खराब हो गया और वो तुरंत शेरा से बोला, शेरा, मुझे लगता है कि मुझे इस इंसान के ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। ये बहुत ही सनकी इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर शेरा उसे जाते देख बोला, ये रुद्रांश अग्निवंशी आखिर चीज क्या है?
शायद मुझे एक बार इससे मिलना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर चला गया। इधर दूसरी तरफ बंगले में इस वक्त कमरे के अंदर अनिरुद्ध जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। अंबिका जो उसके साइड वाले कमरे में ही रहती थी, उसने जब अनिरुद्ध को ऐसे चिल्लाते सुना तो वो हड़बड़ा गई और तुरंत सोफे से उठकर लगभग गेट की तरफ भागी। दूसरे ही पल सीधे अनिरुद्ध के कमरे में आई, लेकिन उसने जैसे ही कमरे का नजारा देखा वो पूरी तरह शॉक हो गई। क्या होगा आगे? एपिसोड 63, जैसे अनिरुद्ध मेरा बेटा हो। अब आगे ये सुनते ही शेरा के भी भाव बदल गए और वो गुस्से के साथ बोला, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो प्रोजेक्ट तो तुम्हारा था ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुमने उस पर अपने आधे से ज्यादा पैसे लगाए थे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बार फिर से उस इंसान से बात करो, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से गया तो तुम्हारी कंपनी भी चली जाएगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए तुमने अपनी कंपनी भी दांव पर लगा दी थी। ये सब सुनकर अमितेश जैसे पागल हो गया हो। वो तुरंत घबरा कर बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से नहीं जा सकता, मैं इसे कभी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, मैं इसे वापस जरूर लूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये कहकर वो तुरंत वापस अपना फोन उठाया और रुद्रांश के पास कॉल डायल करने लगा। लेकिन अब रुद्रांश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखते ही अमितेश का पूरा दिमाग खराब हो गया और वो तुरंत शेरा से बोला, शेरा मुझे लगता है कि मुझे इस इंसान के ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। ये बहुत ही सनकी इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। इधर शेरा उसे जाते देख बोला, ये रुद्रांश अग्निवंशी आखिर चीज क्या है? शायद मुझे एक बार इससे मिलना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो भी वहां से बाहर चला गया। इधर दूसरी तरफ बंगले में इस वक्त कमरे के अंदर अनिरुद्ध जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। अंबिका जो उसके साइड वाले कमरे में ही रहती थी, उसने जब अनिरुद्ध को ऐसे चिल्लाते सुना तो वो हड़बड़ा गई और तुरंत सोफे से उठकर लगभग गेट की तरफ भागी। दूसरे ही पल सीधे अनिरुद्ध के कमरे में आई, लेकिन उसने जैसे ही कमरे का नजारा देखा वो पूरी तरह शॉक हो गई। अंबिका जैसे ही कमरे में पहुंची, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, अनिरुद्ध बेटा ये क्या हालत कर ली है आपने अपनी? ये कहते हुए वो अनिरुद्ध की तरफ आई, जिसने अपने जंजीर को बहुत बुरी तरह से अपने हाथों से खोला था, जिस वजह से उसके हाथ बेहद लाल पड़ चुके थे और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इस वक्त अनिरुद्ध काफी पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जिस वजह से अंबिका को काफी डर लगने लगा। वो तुरंत डरते हुए उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, अनिरुद्ध बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे टेंशन हो रही है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को शार्ट आउट करूंगी। क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी हुई है? या फिर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा? क्या तुमने कुछ गलत खाया है? अंबिका कई सारे सवाल कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध किसी सवालों का जवाब देना जैसे जरूरी ही नहीं समझ रहा था। वो लगातार इधर से उधर सामान को फेंक रहा था और चिल्लाए जा रहा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर अंबिका ने घबराते हुए मन ही मन कहा, आखिर अनिरुद्ध को ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसे बिहेव करने लगा? कैसे कोई प्रॉब्लम हुई है? ये कहते हुए उसने तुरंत सोचते हुए कहा, शायद रमा आंटी को कुछ पता होगा। ये कहकर वो तुरंत बाहर जाते हुए बोली, अनिरुद्ध बेटा अब बस मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो दौड़ते हुए वहां से बाहर चली गई। वो सीधे रमा के कमरे की तरफ आई। रमा के कमरे के पास पहुंचती उसने घबरा कर कहा, रमा आंटी क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? रमा उस वक्त अपने कबर्ड में कुछ कर रही थी, लेकिन अंबिका की बात सुनते ही वो तुरंत बोली, हाँ बेटा क्या हुआ? इसके जवाब में अंबिका ने घबरा कर कहा, क्या अनिरुद्ध को आपने कुछ ऐसा खिलाया था जो उसे एलर्जी कर दे? या फिर आपने उससे कोई बात की थी? ये सुनकर रमा ने ना समझी में कहा, लेकिन बेटा मैं तो उसके पास पिछले 2 घंटा से नहीं गई हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या उसे कुछ हुआ है? इसके जवाब में अंबिका ने हैरानी के साथ कहा,
अगर आप नहीं गई और आपने अगर कुछ ऐसा नहीं किया तो फिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। ये सुनकर रमा ने नासमझी में कहा, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, वो बिल्कुल पागल हो गया है। चारों तरफ सामान फेंक रहा है, अपने हाथों को जोर जोर से गुस्से से रब कर रहा है, जिससे उसके हाथ लाल पड़ गए हैं और मिस्टर रुद्रांश भी यहाँ पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे अकेले कैसे संभालूं। मुझे लग रहा था कि अगर आपने उसे कुछ ऐसा वैसा खिलाया हो तो मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, पर आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तभी रमा कुछ सोचने लगी और कुछ सोचकर बोली, लेकिन बेटा मैं थोड़ी देर पहले शनाया मैडम को उनके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। हालांकि उस वक्त मुझे समझ तो नहीं आया था कि वो उसके कमरे में क्या कर रही थी, लेकिन फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अंबिका ने शनाया का नाम सुना उसे अचानक से कुछ समझ आया और दूसरे ही पल वो गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोली, अच्छा तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मैटर क्या है। ये सुनकर रमा ने नासमझी में कहा, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? अंबिका ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा और वो गुस्से से सीधे शनाया के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर शनाया शॉवर लेकर बाहर निकली थी। वो अपने बालों को सुखा रही थी और कुछ गुनगुना रही थी, लेकिन झटका के साथ अंबिका कमरे में आई। ऐसे अचानक से अंबिका को कमरे में आते देख शनाया गुस्से से हुई बोली, क्या तुम्हारे माँ बाप ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई? इस तरह किसी के कमरे में जाने से पहले उससे पूछ लिया जाता है। ये सुनते ही अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे आप जैसे लोगों के लिए कोई तमीज नहीं सिखाई है। ये सुनकर सनाया ने ना समझी में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जवाब में गुस्से के साथ दांत पीसते हुए अंबिका ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आखिर आपने अभी अभी अनिरुद्ध से ऐसा क्या कहा जिससे वो गुस्से से पागल हो गया है और किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जैसे ही उसने अनिरुद्ध का नाम लिया अचानक से शनाया के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, देखिए अभी मेरे पास ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अनिरुद्ध को संभालना है, इसलिए जल्द से जल्द बताएं आपने ऐसा क्या कहा जिससे कि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। ये सुनकर शनाया अपनी नजरें चुरा कर बोली, देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए, जब तक मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ तभी तक आप मेरे सामने खड़ी है, वरना आप मेरे गुस्से को अभी जानती नहीं है, इसलिए साफ साफ बताए क्या किया आपने अनिरुद्ध के साथ। क्योंकि अगर उसे गलती से भी कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है बल्कि क्लाइंट से भी बढ़कर है। मैंने उसके पीछे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है और अगर उसे गलती से भी कुछ हुआ तो। ये कहते कहते अंबिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो इस वक्त ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसका खुद का बच्चा तकलीफ में हो और उसकी सांसें भी फूलने लगी। शनाया ने उसे इतने गुस्से में देखा तो एक पल के लिए वो भी डर गई, लेकिन दूसरे ही पल वो गहरी सांस लेकर बोली, देखो अंबिका तुम गलत सोच रही हो। मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जिससे उसकी हालत और खराब हो। अंबिका ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर वो ऐसे गुस्से से पागल क्यों हो गया? क्या कहा था आपने उसे? तभी आखिर में सनाया ने भी कहा, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि बहुत जल्द तुम्हें इस घर से मैं धक्के मार कर बाहर निकालने वाली हूँ और फिर मैं उसे रिहैब सेंटर भेज दूंगी जहाँ पर वो अपना इलाज करवाएगा और फिर मैं रुद्रांश की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दूंगी और अपने बेटे को सेटल कर दूंगी। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं कहा और एक माँ होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं अपने बेटे की खुशियाँ देखूं। जैसे ही शनाया ने ये सारी बातें कही अंबिका तो बिल्कुल शॉक हो गई और वो अपने सिर पर हाथ रख कर बोलो, ओ गॉड, अपने छोटे बच्चों से ये सब कुछ कह दिया। आपको पता भी आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके दिमाग पर इन सब बातों का क्या असर जाएगा? आपको एहसास भी नहीं है, आप खुद को माँ कहती है, आप माँ कहने लायक नहीं है।
एक माँ इस तरह नहीं होती जो अपनी बेटे की खुशी देखने के लिए किसी दूसरे बेटे को तकलीफ पहुंचाए। आप जैसी अगर दुनिया में माँ हो तो बिना माँ बाप के ही इंसान रहे ज्यादा बेहतर है। ये कहकर वो गुस्से से वहां से बाहर निकल गई। इधर शनाया ने ये सब कुछ सुना तो दांत पीसते हुए बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र तो तुम खुद भी उसके साथ यहाँ से चली जाओ। ये कहकर वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए सीधे क्लोजेट में चली गई। इधर अंबिका जल्दबाजी के साथ कमरे में आई। कमरे में अभी भी अनिरुद्ध सारा सामान फेंक रहा था, लेकिन तभी अंबिका ने गहरी सांस लेकर चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं कहीं नहीं जाने वाली और ना ही तुम्हें कोई रिहैब सेंटर भेजेगा और ना ही तुम्हारे डैड कोई दूसरी शादी करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम मेरे साथ रहोगे, और तुम्हारे डैड भी कभी किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आएंगे। सुन लिया तुमने, अब बस शांत हो जाओ। जैसे ही अंबिका ने ये सारी बातें बोली, अचानक से अनिरुद्ध जो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था वो एकदम से रुक गया और अंबिका को ध्यान से देखने लगा। अंबिका ने उसे शांत देखा तो उसे तसल्ली हुई और उसने खुद से कहा, सच में शनाया आंटी कितनी बुरी है। उन्हें जब पता है कि अनिरुद्ध ऐसी बातों से ट्रिगर होता है तो उन्हें ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। बेचारे ने कैसी अपनी हालत बना ली है। ये कहते हुए अंबिका को इस वक्त अनिरुद्ध पर बहुत ज्यादा तरस और प्यार आ रहा था, क्योंकि उसे छोटे से बच्चे ने अपने हाथों को चोट पहुंचा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि अंबिका उसे छोड़कर चली जाती है और उसे रिहैब सेंटर भेज दिया जाता और रुद्रांश दूसरी शादी कर लेता। ये सब कुछ सोचते हुए अंबिका ने फिर गहरी सांस लिया और खुद को संभालते हुए उसके पास आई। उसके पास आकर उसने प्यार से उसे बेड पर बिठाया और बोली, मैं सच कह रही हूँ, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कोई आपको मुझसे दूर कर पाएगा, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ आप अपनी फिक्र करो और ये तोड़फोड़ करना बंद करो, इस तरह से तो आप कभी ठीक ही नहीं हो पाओगे। प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी तोड़फोड़ नहीं करोगे। उसकी ये बात सुनकर कुछ देर तक अनिरुद्ध उसे देखता रहा और फिर अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में रखकर धीरे से बोला, ओके प्रॉमिस, मैं अब ये दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही मेरे डैड कोई शादी करेंगे। उसकी ये बात सुनकर अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस बात की तो प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर आपके डैड क्या करेंगे क्या नहीं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध आगे बढ़ा और वो दूसरे ही पल अंबिका के सीने से लग गया। अंबिका का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ कि अनिरुद्ध खुद उसके सीने से लगा हुआ था। पर पता नहीं अनिरुद्ध के सीने से लगने से उसे एक बार फिर से वही पुराना एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हो, जिसे महसूस करके उसकी आंखें कब नम हो गई उसे एहसास नहीं हुआ। उसने धीरे से अनिरुद्ध के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा आप फिक्र मत करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा और मैं प्रॉमिस करती हूँ आप शनाया आंटी भी आपके आसपास नहीं आएंगे। अब आप आराम करो, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तभी अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहा, प्लीज आप मेरे डैडी के साथ रहना, क्योंकि जब आप मेरे डैडी के साथ रहोगे तो डैडी कभी किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए आप मेरी डैडी की शादी कभी किसी दूसरी लड़की से नहीं होने देंगे और हमेशा मेरे डैडी के साथ रहकर मेरे पास रहेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर अंबिका एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि वो क्या बोले, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोली, बेटा आई प्रॉमिस हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, नहीं मेरे साथ नहीं, मेरे डैडी के साथ, क्योंकि अगर आप डैडी के साथ रहेंगे तो फिर कोई भी आपको उनसे दूर नहीं कर पाएगा और ना ही आपको मुझसे दूर कर पाएगा, इसलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे डैडी के साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर अब अंबिका एक पल के लिए खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। कुछ सोचते हुए उसने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा,
आई प्रॉमिस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डैडी के साथ रहूंगी। ओके, आर यू हैप्पी नाउ? ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो वापस बेड पर लेट गया। उसको ऐसे बिहेव करते देख अंबिका को बहुत ज्यादा सुकून मिला। वो प्यार से उसके माथे पर किस करके बोली, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर उसने उसे ब्लैंकेट से कर दिया और जाने के लिए पीछे मुड़ी। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुला और रुद्रांश गुस्से के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ है अनिरुद्ध को, वो ठीक तो है ना? अचानक से रुद्रांश को वहां देखकर अंबिका एक पल के लिए बिल्कुल हैरान हो गई और अपनी जगह खड़ी रह गई। एपिसोड 64, अंबिका का रुद्रांश को किस करना। अब आगे। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, नहीं मेरे साथ नहीं, मेरे डैडी के साथ, क्योंकि अगर आप डैडी के साथ रहेंगे तो फिर कोई भी आपको उनसे दूर नहीं कर पाएगा और ना ही आपको मुझसे दूर कर पाएगा। इसलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे डैडी के साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर अब अंबिका एक पल के लिए खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। कुछ सोचते हुए उसने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, आई प्रॉमिस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डैडी के साथ रहूंगी। ओके, आर यू हैप्पी नाउ? ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो वापस बेड पर लेट गया। उसको ऐसे बिहेव करते देख अंबिका को बहुत ज्यादा सुकून मिला। वो प्यार से उसके माथे पर किस करके बोली, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर उसने उसे ब्लैंकेट से कर दिया और जाने के लिए पीछे मुड़ी। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुला और रुद्रांश गुस्से के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ है अनिरुद्ध को, वो ठीक तो है ना? अचानक से रुद्रांश को वहां देखकर अंबिका एक पल के लिए बिल्कुल हैरान हो गई और अपनी जगह खड़ी रह गई। तभी रुद्रांश गुस्से के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ मेरे बेटे को, वो ठीक तो है ना? इसके जवाब में अंबिका ने फिर खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मिस्टर रुद्रांश, अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है और वो अभी सो चुका है, लेकिन आपको किसने बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी? इसके जवाब में रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, साफ साफ बताओ उसे क्या हुआ था, क्योंकि अचानक से उसकी हालत ऐसी खराब नहीं हो सकती। ये सुनकर आप अंबिका को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने मन ही मन कहा, क्या मुझे बता देना चाहिए कि सनाया आंटी की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी? लेकिन अगर मैंने ये बताया तो शायद उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और शनाया आंटी मुझे ही कहेंगी कि मैं एक माँ बेटे के बीच लड़ाई लगवा दी। ये सब सोचते हुए अंबिका ने गहरी सांस ली और रुद्रांश से बोली, मिस्टर रुद्रांश, मुझे लगता है कि हमें इसकी दवाई चेंज करनी पड़ेगी। मैं कल सीनियर डॉक्टर से कुछ अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगी और फिर मैं उसे अलग दवाइयाँ दूंगी तो शायद वो दोबारा से ऐसी हरकतें ना करें। ये सुनकर रुद्रांश उसे कुछ कल तक देखता रहा और फिर अनिरुद्ध के पास आया। उसने अनिरुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे को देखते हुए उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इसको कुछ भी होने नहीं दे सकता। अगर किसी की वजह से तकलीफ हुई तो मैं उस इंसान को ही नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते अंबिका एक पल के लिए रुद्रांश को ही देखने लगी और फिर आखिर में मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर रुद्रांश ने आखिर में अपना सर हिलाया और वहां से बाहर जाने लगा। तभी अंबिका को कुछ याद आया और वो सीधे रुद्रांश की तरफ जाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्रांश बाहर जाते हुए बोला, क्या बात करनी है? अंबिका ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या अमितेश भाई से आपकी कोई बात हुई? उसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? न्यूज का नाम सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, कैसी न्यूज़? इसके जवाब में रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, वही न्यूज़ जो चारों तरफ वायरल हो गई है और अब तुम्हारे बारे में लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब अमितेश जोशी की बर्बादी के बारे में चारों तरफ बातें हो रही है। जैसे ही रुद्रांश ने ये कहा, अंबिका हैरानी के साथ बोली, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसके जवाब में रुद्रांश उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा, माँ ने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं उस इंसान को बर्बाद करूंगा और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, इसलिए मैंने उसे बर्बाद कर दिया है।
वो पूरी तरह से रोड पर आ चुका है। और एक बात, क्या तुम्हें पता है कि जोशी खानदान की वसीयत क्या है? वसीयत का नाम सुनकर अंबिका को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और फिर रुद्रांश उसे लेकर स्टडी रूम की तरफ आया। स्टडी रूम में आते ही उसने अंबिका को ध्यान से देखकर कहा, क्या तुम्हें वसीयत के बारे में कुछ पता है? ये सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, कैसी वसीयत मिस्टर रुद्रांश? में कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, वही वसीयत, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर ना समझी में अंबिका ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। रुद्रांश ने कहा, तुम्हारे डैड ने कोई वसीयत बनाई थी, क्योंकि जब मैं उसे बर्बाद कर रहा था तो मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उन सब के बारे में नहीं पता। ये सुनते ही अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, लेकिन डैड की वसीयत 2 साल पहले ही खो गई थी, इसलिए तो मैं चाहकर भी उन सभी जायदाद पर अपना हक नहीं दिखा सकती थी। ये सुनकर रुद्रांश ने कहा, नहीं, तुम गलत हो, आज भी वो वसीयत सही सलामत है। वो कहीं भी खोई नहीं थी। ये सुनते ही अंबिका ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? इसके जवाब रुद्रांश ने कहा, हाँ, ये सच है। बहुत जल्द वो वसीयत तुम्हें मिल जाएगी और उस वसीयत के हिसाब से जोशी खानदान के पूरे अंपार की इकलौती मालकिन तुम हो, जिस पर गलत तरीके से वो अमितेश जोशी राज कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर तो अंबिका को यकीन ही नहीं हुआ और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या ये सच है? क्या वाकई मैं खुद उसे पूरे जायदाद की मालकिन हूँ? इसके जवाब में अपना सर हिलाते हुए रुद्रांश ने कहा, बिल्कुल, तुम ही उस पूरे जायदाद की मालकिन हो और अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस वसीयत पर साइन करना है, उसके बाद वो वसीयत तुम्हारी हो जाएगी। ये सब सुनकर अंबिका के चेहरे पर इमोशनल एक्सप्रेशंस आ गए। उसने उदासी के साथ कहा, इसका मतलब डैडी मरने से पहले वो वसीयत मेरे नाम कर गए थे और मैं उन्हें क्या कुछ नहीं समझती रही। पर मेरे डैडी सच में दुनिया के बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने वाकई बहुत गलत समझा था, लेकिन अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ मिस्टर रुद्रांश। थैंक यू सो मच। आप सच में मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये कहते हुए अंबिका के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि आज जो रुद्रांश ने उसके लिए जो किया था वो शायद बहुत बड़ा था। तभी रुद्रांश उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, अगर तुम वापस सोचती हो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? रुद्रांश के ये कहते ही अचानक से अंबिका के भाव बदल गए और उसने दूसरे ही पल कहा, मिस्टर रुद्रांश, ये आप क्या कह रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश सीरियस होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। अतीत मैंने जो कुछ भी किया था, अब उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, इसलिए प्लीज अगर पॉसिबल हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब तक मुझे तुम्हारी माफी नहीं मिलेगी तब तक मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही एक पल के लिए अंबिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो आखिर कहे तो क्या करे, लेकिन उसने फिर खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, बेशक से आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर इसके बदले में अपने अतीत को नहीं भूल सकती और ना ही मैं आपको माफ कर सकती हूँ, इसलिए भूल जाए। ये कहकर वो जाने लगी। तभी रुद्रांश गुस्से के साथ उसके बाजू को पकड़कर कहा, आखिर कब माफ करोगे तुम मुझे? मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जगह नहीं बन पाई जो मुझे चाहिए थी। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ये सुनकर अंबिका ने दूसरे ही पल कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या आपने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आपको मेरी माफी चाहिए? ताकि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा था कि आप सच्चे दिल से मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपके दिल में एक खोट है। उसकी ये बात सुनते ही अब रुद्रांश ने कहा, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, क्योंकि मैं तो दिल से तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है। मैंने कितनी बार तुमसे माफी मांग लिया, लेकिन तुम एक बात को लेकर आगे बढ़ ही नहीं रही हो। ये सुनकर अंबिका ने कहा, आप ही बताएं, अगर मैं आपको माफ कर दूंगी तो हमारा फ्यूचर क्या है? ये सुनकर रुद्रांश ने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम इस बात के लिए टेंशन में हो कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा मेरे साथ?
ये सुनकर अंबिका ने अपना सरना में हिलाकर कहा, नहीं, मैं इस बात की टेंशन में नहीं हूँ, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि जब आपकी फैमिली मुझे पसंद ही नहीं करती तो आखिर मैं आपको एक्सेप्ट करके करूँ तो करूँ कैसे, क्यों? आप ही बताएं, आपकी माँ मुझसे नफरत करती है और जब आपकी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आप क्या हासिल कर लेंगे मेरे पीछे आकर? ये सब सुनकर रुद्रांश ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोला, मेरे लिए तुम बहुत मायने रखती हो। फिर चाहे तुम मेरी फैमिली को पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो और यही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो और फिर मैं सारी दुनिया वालों के सामने तुम्हें अपनाऊं। जैसा कि मैंने मीडिया वालों के सामने कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं चाहता हूँ कि ये बात असलियत में सबके सामने आए। रुद्रांश की ये बात सुनकर एक पल के लिए अंबिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। लेकिन तभी उसने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, अभी मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है। रुद्रांश ने कहा, जब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से बदला ले सकता हूँ तो मैं तुम्हारी बेटे को भी ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अंबिका ने फिर से कहा, लेकिन मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, मैंने डिवोर्स पेपर पहले रेडी करवा लिया है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे उस घटिया पति को ढूंढ लूंगा और फिर उन पर उसके साइन करवाऊंगी, जिसके बाद तुम उस पर साइन करोगे और तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनकर अंबिका एक पल के लिए फिर से चौंक गई। लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर रुद्रांश, आप ऐसी लड़की के साथ क्यों शादी करना चाहते हैं? आप ऐसी लड़की को क्यों अपनाना चाहते हैं जो पहले ही एक रेप विक्टिम हो? आपको पता है ना कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है? ये सुनकर बिना किसी भाव के साथ रुद्रांश ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है क्या नहीं। बस मुझे इतना पता है कि तुम आज में मेरे शामिल हो और मैं अपने आज को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ और मेरा आज तभी खूबसूरत होगा जब तुम मेरा साथ दोगी। बताओ, क्या दोगी मेरा साथ? क्योंकि मैं जब तुम्हारे साथ आऊंगा तभी मैं दुनिया को हरा पाऊंगा। अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या दोगी मेरा साथ? पता नहीं क्यों पर रुद्रांश की ये सारी बातें अंबिका को दिल के सीधे आर पार लग रही थी। उसकी आंखों में नमी कब आ गई उसे एहसास भी नहीं हुआ और उसने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, आप मेरा दिल पिघला रहे हैं। इसके जवाब में रुद्रांश हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल सिर्फ पिघलो ही नहीं बल्कि तुम्हारा दिल मेरे लिए फील भी करे। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों बीच की सारी दूरियां मिट जाए और हम दोनों पूरी तरह एक हो जाए। ये सुनकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो रुद्रांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अंबिका रुद्रांश के सीने से लगी तो उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलने लगा और वो बस उसी तरह खड़ी रही। तभी अचानक से रुद्रांश नीचे झुका और अंबिका के होठों को धीरे से चूम लिया। ये महसूस करते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से रुद्रांश को दूर कर दी। ये देखते ही रुद्रांश ने कहा, एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों जब तुम मेरे इस तरह करीब आई तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक से अंबिका ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर रुद्रांश उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, अभी अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ खराब हो। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी रिस्पेक्ट की एक अच्छी शुरुआत हो। लेकिन तभी अंबिका ने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या वाकई आप मुझे अपनाना चाहते हैं? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? क्योंकि 5 साल पहले मेरा अतीत बहुत बुरा था, उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं कभी अपने दिल में किसी को जगह नहीं दूंगी और ना ही कभी किसी के लिए कुछ फील करूंगी, लेकिन 5 साल बाद आप एक पहले इंसान हैं जो फिर से मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे पहले ही बता दीजिए, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? ये सुनकर तो रुद्रांश उसके हाथ को पकड़कर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। धोखे शब्द की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं खुद धोखेबाजों से नफरत करता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। ये सुनकर अब अंबिका कुछ देर तक रुद्रांश को देखते रही और फिर आगे बढ़ी और उसने अचानक से रुद्रांश के होठों को अपने होठों में ले लिया। ये महसूस करते ही रुद्रांश एक पल के लिए बस हैरानी से उसे देखता रह गया। एपिसोड 65, लेट मी किस यू। अब आगे। तभी अचानक से अंबिका ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर रुद्रांश उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, अभी अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ खराब हो। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी रिस्पेक्ट की एक अच्छी शुरुआत हो। लेकिन तभी अंबिका ने धीरे से कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या वाकई आप मुझे अपनाना चाहते हैं? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? क्योंकि 5 साल पहले मेरा अतीत बहुत बुरा था, उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं कभी अपने दिल में किसी को जगह नहीं दूंगी और ना ही कभी किसी के लिए कुछ फील करूंगी, लेकिन 5 साल बाद आप एक पहले इंसान हैं जो फिर से मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे पहले ही बता दीजिए, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? ये सुनकर तो रुद्रांश उसके हाथ को पकड़कर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। धोखे शब्द की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं खुद धोखेबाजों से नफरत करता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। ये सुनकर अब अंबिका कुछ देर तक रुद्रांश को देखते रही और फिर आगे बढ़ी और उसने अचानक से रुद्रांश के होठों को अपने होठों में ले लिया। ये महसूस करते ही रुद्रांश एक पल के लिए बस हैरानी से उसे देखता रह गई। तभी अंबिका ने रुद्रांश के स्लीव्स को कसकर पकड़ा और खामोशी के साथ उसे किस करने लगी। हालांकि उसे ठीक से किस करना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो बार बार उसके होठों को हल्के से काट ले रही थी। तभी रुद्रांश ने उसे धीरे से खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें अभी ठीक से किस करना नहीं आता? ये सुनते ही अंबिका का चेहरा लाल हो गया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसने आखिर कैसे आगे बढ़कर रुद्रांश को किस कर लिया था। वो तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मिस्टर रुद्राक्ष, शायद अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि काफी रात हो गई है और कल सुबह मुझे अनिरुद्ध को हॉस्पिटल ले जाना है। ये कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी रुद्रांश ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर अंबिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। अंबिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर रुद्रांश भी मुस्कुरा दिया। उसने धीरे धीरे उसकी कलाई को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई से उसे देखते हुए बोला, अंबिका, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। तुमने मुझे जो अपनाया है, इसके लिए मैं हर पल तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अंबिका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, रुद्राक्ष, तुमसे मिलकर मेरी भी लाइफ बदल गई है। पहले मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, पर अब लगता है जैसे मैं खुद को तुम्हारे साथ पा रही हूँ। रुद्रांश ने उसके करीब आकर कहा, अच्छा, अब अगर तुम्हें कभी किसी बात का डर लगे या कोई परेशानी हो, तो सीधे मेरे पास आना। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। अंबिका की आंखों में चमक और मुस्कान का मिला जुला भाव उभर आया। वो बस चुपचाप उसकी बात सुनती रही, मानो वो हर शब्द को अपने दिल में बसा लेना चाहती हो। फिर अचानक उसने कहा, अब मुझे सच में सो जाना चाहिए, नहीं तो सुबह समय पर उठ नहीं पाऊंगी। रुद्रांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, सो जाओ, पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। अंबिका धीरे से मुस्कुराए और कमरे की ओर बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ शनाया इस वक्त गुस्से के साथ कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, आखिर सबको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों सब ये चाहते हैं कि मैं अंबिका को रुद्रांश की बीवी बनाऊं और अपने खानदान की बहू बनाऊं? उन्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, और एक शादीशुदा लड़की को अपने खानदान की बहू बनाना कहाँ की समझदारी है? इस तरह से तो हमारे खानदान की इज्जत पर आंच आ जाएगी। ये सब कहते हुए उसने अपने सिर को पकड़ लिया।
इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, भाई, आपने बहुत सही वक्त पर कॉल किया है। क्या हुआ, शनाया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसके भाई ने टेंशन भरे स्वर में पूछा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अंबिका और रुद्रांश के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें अंबिका के अतीत के बारे में पता करना चाहिए। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, मैं उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो, उसने भरोसा दिलाया। क्या तुम्हें कुछ खास जानकारी चाहिए? हाँ, मुझे ये जानने की जरूरत है कि वो पहले किसके साथ शादीशुदा थी और क्यों उनका रिश्ता टूट गया। इससे हमें उसकी सिचुएशन का सही अंदाजा लगेगा, शनाया ने सटीकता से कहा। उसके भाई ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही कुछ जानने की कोशिश करूंगा। तुम बस शांत रहो। फोन काटने के बाद शनाया ने गहरी सांस लेकर कहा, अब जब मेरे भाई ने कह दिया है कि वो मेरा साथ देंगे, तो मैं बहुत जल्द अंबिका को अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। सबसे पहले मुझे अनिरुद्ध के बारे में कुछ करना पड़ेगा। जब से वो अनिरुद्ध नाम का लड़का मेरे बेटे की जिंदगी में आया है, तब से मेरे बेटे की जिंदगी ही बदल गई है। वो हम पर ध्यान नहीं देता। ये सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं पता कि किसका गंदा खून है, जिसे वो अपने घर लेकर आया है और उसका इलाज करवा रहा है, जबकि वो पागल लड़का कभी ठीक नहीं हो सकता। इन सारी बातें करते हुए शनाया की आंखों में नफरत आ गई। उसने कहा, अब इसके लिए मुझे कल इंतजाम करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने फिर से अपना फोन उठाया और किसी के पास कॉल डायल किया। हेलो, उधर से किसी ने भारी आवाज में कहा, क्या बात है, मैडम? काफी वक्त बाद आपको मेरी याद आई। कल तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? शनाया ने पूछा। किसका मर्डर करना है? किसकी किडनैपिंग करनी है? क्या करना है? आप बताए। मैं तो हर एक चीज के लिए तैयार हूँ, उस इंसान ने उत्साह से कहा। ये सुनकर शनाया के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। ठीक है, तुम जानते हो कि मेरे बेटे की जिंदगी में अनिरुद्ध और उसकी वजह से अंबिका का क्या रोल है। मुझे तुमसे एक काम करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अनिरुद्ध को कुछ ऐसा करके दोगे कि वो खुद ही हमारे रास्ते से हट जाए। मुझे उसकी और अंबिका की जिंदगी को बर्बाद करना है। समझ गया, मैडम। मैं कल सब कुछ तैयार कर दूंगा। आप बस अपने प्लान पर ध्यान दें। एक और बात, शनाया ने कहा, ध्यान रखना, हमें इस काम में कोई गलती नहीं करनी है। सब कुछ चुपचाप और सही समय पर करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, उस इंसान ने भरोसा दिलाया। फोन कटने के बाद शनाया ने अपने प्लान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगली सुबह सुबह का वक्त था, जब अंबिका जल्दबाजी में तैयार हुई। तैयार होने के बाद वो सीधे अनिरुद्ध के कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची, तो उसने देखा कि रमा वहां साफ सफाई कर रहा था। रमा को देखकर अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, रमा आंटी। ये कहकर वो अनिरुद्ध की तरफ बढ़ गई। रमा ने अंबिका को देखा और उसकी आंखों में एक सवाल भाव था। अंबिका के चेहरे पर इस वक्त एक खास चमक थी, जिसे देखकर रमा ने न समझी में कहा, क्या हुआ, मैडम? आपको आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। क्या कुछ हुआ है? ये सुनते ही अंबिका थोड़ी चौंकी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मतलब, क्या मैं ज्यादा खुश लग रही हूँ? हाँ, बिल्कुल, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है कि आप कितनी खुश हैं, जैसे आपको कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। मुझे आप नहीं बताएंगी? प्लीज बताएं ना कि आखिर क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों हैं? ये सुनकर अंबिका को थोड़ी हेजिटेशन हुई, लेकिन फिर उसने डिसाइड लिया कि वो रमा से अपनी खुशी को साझा करेगी। उसने कहा, एक्चुअली बात यह है कि अनिरुद्ध के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वो बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। रमा ने जब ये सुना, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। क्या ये सच है? उसने उत्सुकता से पूछा।
ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे खुशी है कि अनिरुद्ध ठीक हो रहा है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। उसकी मेहनत और डॉक्टरों की देखभाल की वजह से उसे काफी फायदा हो रहा है। तुमने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है, अंबिका। तुम्हारा प्यार और सपोर्ट ही उसकी ताकत है, रमा ने कहा। तुम्हारी वजह से ही वो इतना बेहतर महसूस कर रहा है। अंबिका ने सिर हिलाया, मैंने बस उसकी मदद की है। अनिरुद्ध ने भी बहुत मेहनत की है। इसके बाद अंबिका सीधे अनिरुद्ध की तरफ गई, जो इस वक्त सोफे पर चुपचाप खामोशी के साथ बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। उसकी खामोशी को देखकर अंबिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, बेटा? आप इतने चुप क्यों हैं? अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। ये सुनकर अंबिका थोड़ी हैरान हुई और उसने नर्म आवाज में कहा, लेकिन बेटा, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तो जल्दी ठीक कैसे होंगे? अनिरुद्ध ने गुस्से से अंबिका को देखा और बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हर वक्त डॉक्टरों के पास ले जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अंबिका ने उसकी बात को सीरियस से लिया और बोली, मैं समझती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे हेल्थ के लिए जरूरी है। तुम जानते हो कि डॉक्टर तुम्हारे इलाज के लिए क्या कर रहे हैं। तुम्हें उनकी मदद की जरूरत है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें नीचे कर ली और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इलाज मेरी हालत को नहीं बदलेगा। अंबिका ने उसके पास जाकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम थके हुए हो, लेकिन हार मान लेना सही नहीं है। तुम्हें लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ठीक होने की प्रक्रिया में थोड़ी ताकत की जरूरत है। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोला, लेकिन मुझे हॉस्पिटल की मशीनों और इंजेक्शनों से नफरत है। मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ, अंबिका ने उसकी बात पर ध्यान दिया। लेकिन सोचो, जब तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम अपनी पसंदीदा चीजें कर सकोगे। तुम फिर से हंस पाओगे, बाहर जा पाओगे, और अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकोगे। क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? अनिरुद्ध ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए नहीं जा सकता? अगर तुम एक बार जाकर अपनी सिचुएशन को ठीक से समझ लो, तो शायद तुम और भी बेहतर महसूस करोगे। अंबिका ने उसे एक्साइट करने की कोशिश की। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप सच में मेरे साथ रहोगी? बिल्कुल, अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगी। उसकी बातें सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई। ठीक है, अगर आप मेरे साथ रहोगी, तो मैं चलने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, अंबिका ने खुशी से कहा। तो चलो, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो और फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ देर बाद अंबिका और अनिरुद्ध हॉस्पिटल के रास्ते पर जा रहे थे। अंबिका ने अनिरुद्ध को हिम्मत देने की कोशिश की। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें डॉक्टरों की बात सुननी है, उसने कहा। अनिरुद्ध ने थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसने अंबिका की बात पर ध्यान दिया। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचे, अंबिका ने अनिरुद्ध को सहारा देते हुए कहा, चलो, हम अंदर चलते हैं। अंबिका अनिरुद्ध को लेकर अंदर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई। उसने देखा कि उसके सामने उसका सौतेला भाई, करण, खड़ा था। अमितेश की आंखों में गुस्सा था, और उसकी आंखें अंबिका पर चढ़ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमितेश ने कड़क आवाज में पूछा। क्या तुमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है? तुम्हारी वजह से हमारा परिवार बिखर गया है। अंबिका ने हैरानी से उसे देखा और बोली, भाई, ये क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ अनिरुद्ध के इलाज के लिए आई हूँ। क्या तुम्हें इस पर भी शर्म नहीं आ रही? अमितेश ने फिर से कहा, तुम हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलती हो। तुम्हें पता है कि अनिरुद्ध की हालत कितनी खराब है, और तुम यहाँ उसे लेकर आई हो। अनिरुद्ध ने अमितेश की बातों को सुनकर गुस्से में कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं खुद अपना इलाज करवा रहा हूँ। अंबिका मेरी मदद कर रही है। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अमितेश ने अनिरुद्ध को घूरते हुए कहा, तुम्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है।
वो तुम्हें केवल अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल कर रही है। अंबिका ने गहरी सांस ली और कहा, करण, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं अनिरुद्ध की भलाई के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? अमितेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। तुम बस अपनी मनमानी कर रही हो। अनिरुद्ध ने अमितेश की बातें सुनकर अपनी आवाज उठाई, बस करो, तुम नहीं जानते कि अंबिका आंटी ने मेरे लिए क्या किया है। उसने मेरी जिंदगी में उजाला लाया है। अंबिका ने अनिरुद्ध की ओर देखा और उसकी आंखों में सपोर्ट देखा। उसने कहा, देखो भाई, मैं बस अपने क्लाइंट के बेटे अनिरुद्ध की मदद कर रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्यों इतना गुस्से में हो। अमितेश ने अंबिका को और घूरते हुए कहा, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। हमारे परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम बस मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। इस पर अंबिका ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे परिवार का हिस्सा रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अमितेश ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम्हें इस परिवार से निकाल दिया गया है। अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, वो मेरे लिए लड़ रही है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अंबिका ने अनिरुद्ध का हाथ थाम लिया और उसे दिलासा दी। लेकिन अमितेश का गुस्सा कम नहीं हुआ। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।